तो ये गोचर कुंडली लेते हैं साथ में। अच्छा, गोचर कुंडली बनाते समय एक चीज का ध्यान रखें कि जो लग्न कुंडली है, जैसे इसमें मिथुन लग्न है, तो जैसे हम गोचर कुंडली आज की बनाएंगे ना, तो उसमें भी मिथुन कुंडली बनाए, तो उसमें ये पता चल जाएगा कौन सा ग्रह किस राशि के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो इजी हो जाता है। उसमें मिथुन लगन को लेंगे या मून से बनाएंगे गोचर कुंडली? मून को लगन में लेंगे? नहीं नहीं, एक मिनट, अभी आप देखो, बता रहा हूं। अभी देखो, ये आज की कुंडली बन गई ना, 13 जुलाई, आज 13 तारीख है ना, हाँ, 3:23 ये हो गया टाइम, है ना। अब इसमें हम कोई भी लग्न ले सकते थे ना, अब ये वृश्चिक लग्न की कुंडली आ रही है ना। अगर हम वृश्चिक लग्न की कुंडली लेंगे तो ये तो ठीक है कि हमको आज की कुंडली ग्रह स्थिति मालूम पड़ जाएगी, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस हाउस के ऊपर से जा रहा है। तो अगर मैं इसको मिथुन लग्न कर दूंगा और वहां भी लग्न कुंडली में मिथुन लग्न होगा, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कौन सा किस हाउस से जा रहा है। तो मैं इसको मिथुन लग्न लूं, अगर 8 वृश्चिक लग्न है, तो ये पीएम का एएम हो जाएगा, और उसका 2 घंटे और जोड़ने, यानी 14 घंटे जोड़ने पड़ेंगे, तो 14, 15, 29, यानी कि 5 बजे कर देता हूँ, सुबह 5 बजे। अब ये आज के ग्रह की स्थिति है और मिथुन लग्न के ऊपर है। अभी मैं क्या करूंगा, दोनों चार्ट को एक साथ देखूंगा, लग्न कुंडली भी और गोचर कुंडली भी। ये लगाने को आप कोई भी कुंडली लगा सकते हो, लेकिन ये एक इजी मेथड होगा, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। अभी बता दूं कैसे इजी होगा। अब आप देखिए, ये जो कुंडली है नंबर 1 चार्ट, ये लग्न कुंडली है, और ये गोचर कुंडली है। तो ये आज ग्रहों की स्थिति है और ये जन्म कुंडली की स्थिति है। अब आप देख सकते हैं कि चंद्रमा इसमें जन्म कुंडली मेष राशि में है, तो मेष राशि से आप सारे ग्रहों की स्थिति देख सकते हैं कि राहु सेकंड हाउस से जा रहा है। क्यों? क्योंकि राहु वृष राशि में है। सर ये जो अभी की जो कुंडली है वो 8 नंबर लगन की कुंडली बनी है। हाँ, नहीं, 8 को मैंने कन्वर्ट कर दिया मिथुन लग्न में। नहीं सर, वो तो सर ठीक है, पर सर अभी की जो कुंडली है उसमें तो 8 नंबर में केतु बैठा हुआ है। हाँ, तो इसमें भी 8 नंबर में देखो केतु, ये रहा। अच्छा, हाँ, तो ग्रह वही है। हाँ, तो ग्रह तो उसी राशि में होंगे ना। तो सर मतलब आपने बस उसको सुपर इम्पोज कर दिया है। बस बस बस, वही किया है, वही किया है। ठीक है सर। इसी यही मतलब आपने पूरा जो मिथुन लगन के हिसाब से पूरा कन्वर्ट कर दिया प्लैनेट्स को। बिल्कुल बिल्कुल, उसका फायदा आप देख रहे हैं ना, क्या फायदा हो रहा है। ठीक है आपको सर। मालूम पड़ रहा है कौन सा ग्रह किस हाउस से जा रहा है या किस ग्रह के ऊपर से जा रहा है। अभी आप देखिए, ये राहु है, एक एक ग्रह लेके चलता हूँ। राहु है, वृष राशि से गोचर कर रहा है, और ये चंद्रमा से सेकंड हो गया और लग्न से 12वें हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो चंद्रमा एक नंबर राशि में था ना। हाँ, तो चंद्रमा वृष राशि में है ना, ये देखो, ये वृष राशि में है, और इसकी जो जन्म राशि है वो मेष राशि है। चंद्रमा मेष राशि, चंद्रमा जन्म कुंडली का चंद्रमा मेष राशि में है ना, और गोचर का राहु वृष राशि में है। अपने से दूसरे भाव में कर रहा है चंद्रमा। दूसरे भाव में, तो ये ठीक नहीं है। हम्म और लग्न से कौन से भाव में? 12वें भाव में। तो यानी कि अब इनको क्या फल होना चाहिए राहु का गोचर का? तो चंद्रमा से सेकंड होने के कारण ये अशुभ है। पर सर यदि हम स्थिति देखते हैं इनकी नेटल चार्ट में, तो 6 नंबर राशि का बैठा हुआ है, और वो देखते हैं तो वहां से तो शुभ बन रहा है, 9 हाँ स्थान बन हाँ रहे हैं हाँ, मतलब। हाँ, तो यहाँ, हाँ, तो अब न्यू बिल्कुल सही, आप तो बिल्कुल न्यू सही पकड़ा है। तो क्योंकि न्यूट्रल इफेक्ट आ जाएगा, मतलब इतना बुरा नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली के राहु, नेटल राहु से तो 9th हो गया, चंद्रमा से वो सेकंड हो गया, और लगन से 12वां हो गया। लग्न से 12वां हो गया। तो हम पहला इफेक्ट देखेंगे चंद्रमा से। तो चंद्रमा से सेकंड है और लग्न से 12वें है, तो ये ठीक नहीं है। अब वो राहु से 9वें है, तो हम कितना इंप्रूवमेंट करेंगे?
क्योंकि इसमें नेगेटिविटी 66% आ चुकी है। अगर हम बराबर वेटेज दें 33, 33, 33, तो 66% इसमें नेगेटिविटी आ चुकी है, क्योंकि चंद्रमा से सेकंड और लग्न से 12वें और राहु से 9th होने के कारण हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं मुश्किल से 10 या 20%, क्योंकि जो हम नेटल प्लैनेट से ट्रांजिट प्लैनेट देखते हैं उसको ज्यादा वेटेज नहीं देते, ज्यादा वेटेज देते हैं मून को। तो मून से आप वेटेज दो इसको करीब 70% और 20% दो आप उसको लग्न से और 10% दो आप उसको नेटल प्लैनेट से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा चंद्रमा ही है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चंद्रमा से सेकंड है तो अच्छा एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना, तो नई चीज बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम 7.5 का इफेक्ट या ढैया का इफेक्ट देखते हैं, चंद्रमा से 12, 1, 2 और चौथे 8वें में शनि की स्थिति होती है तो 7.5 ढैया बनती है। तो जिस तरह से शनि का इम्पैक्ट आता है चंद्रमा के ऊपर, मानसिक तनाव देता है, उसी तरह से राहु का गोचर जब चंद्रमा से 12वें चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से सेकंड हाउस में जाता है तो वो आपको राहु की 4.5 का इफेक्ट देता है। जिस तरह से राहु हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है ना, तो चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में तीनों घर को मिला करके वो 7.5 साल हो जाता है, तो हम उसको शनि की 7.5 कह देते हैं। लेकिन राहु का एक राशि में गोचर 1.5 साल होता है, 18 महीने 18 महीने और 1.5 साल। ठीक है सर, ठीक है ना। तो सेम जैसे हम शनि का इम्पैक्ट देखते हैं वैसे ही राहु का इम्पैक्ट भी हमें देखना चाहिए। तो चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस, 3 हाउस लगातार हो गए तो 1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल, तो 4.5 साल हो गए। तो जिस तरह से शनि की 7.5 का इम्पैक्ट आता है वैसे ही राहु की 4.5 का भी इफेक्ट होता है, और इसके बारे में बुक्स में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये अनुभव में आया है, क्योंकि हमने यहाँ वो चीजें सीखनी है जो बुक्स में नहीं है, जो हमारे अनुभव में है। तो इस वजह से जो इसका गोचर चल रहा है चंद्रमा से सेकंड हाउस में राहु का गोचर, इनकी राहु की 4.5 का इम्पैक्ट दे रहा है और लग्न से 12वें, और इस व्यक्ति को मैं पर्सनली जानता भी हूँ। तो इस व्यक्ति का इस समय में मेंटल टेंशन और डिप्रेशन और लॉसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यही मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा किस तरह का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ सर अभी आया, पहले आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो हो सकता है कोई बैंडविड्थ कम ज्यादा हो जाती है। तो इस व्यक्ति का क्या है मैं बताऊं, इसका सब एक ये पार्टनरशिप में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं। इनकी एक पार्टनर थी जो इनको बहुत हमेशा सपोर्ट करती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और आज की डेट में वही लेडी इनके अगेंस्ट बनी हुई है और इनको सब जगह से डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रही है, इनको हटाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से मेंटल टेंशन इनको बड़ी बहुत ज्यादा इस चीज की फाइनेंशियली और मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये राहु की 4.5 का इम्पैक्ट है। ठीक है, अच्छा अब एक तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद गोचर चल रहा है सूर्य का चंद्रमा से तीसरे और लग्न के ऊपर से। तो चंद्रमा से तीसरे सूर्य का गोचर शुभ माना जाता है 3, 6, 10, 11 में, और ये गोचर 1 महीने रहेगा, और लग्न के ऊपर से जा रहा है। तो लग्न क्या होता है हमारा? फिजिक, पर्सनैलिटी, नेचर, मान सम्मान, सेल्फ। तो सूर्य के कारण अब सूर्य क्या देता है हमें? मान सम्मान देता है, हेल्थ भी देता है, फादर का सपोर्ट भी देता है, गवर्नमेंट से लाभ भी देता है। तो जब तक सूर्य यहाँ पे लग्न में रहेगा तो इनको अपना मान सम्मान मिलता रहेगा। तो भले ही इनके अपोनेंट कितना मर्जी कोशिश कर लें लेकिन इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, अच्छा बुध का गोचर देखें। बुध का गोचर लग्न से है और चंद्रमा से तीसरे है।
तो चंद्रमा से तीसरे है बुध का गोचर, तो ये शुभ नहीं है, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है और लग्न के ऊपर है। तो यानी कि बुध के कारण, अब बुध किस चीज का कारक होता है? कम्युनिकेशन का कारक होता है। तो हो सकता है कि इनके साथ कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके कारण सर इनको बुध तो शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह का 1 4 7 10 तो अच्छा चंद्रमा से, हाँ बिल्कुल सर पर चंद्रमा से थर्ड आ गया ना, ये लगन से नहीं देखना गोचर। हाँ, तो चंद्रमा से के कारण, हाँ, और क्या इफेक्ट पड़ा? उनकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ा, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, उनके मान सम्मान में इफेक्ट पड़ा, और ये हुआ उनके साथ। उनको जो है ना, अब बुध जिन चीजों का कारक है, नो सर, बुध हमारा फ्रेंड का कारक होता है। सर मैं ये बोल रही थी कि चंद्रमा जो मरक्यूरी जो है लगन में 7 नंबर राशि में है, तो इसका तो सर त्रिकोण, केंद्र गलत निकल गया मुंह से सर, त्रिकोण का रिलेशन बन जाता है ना इसका इससे। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन पहली वैल्यू हमें 70% इंपॉर्टेंस देनी चंद्रमा को ना। अच्छा ठीक है सर, ओके, है ना, तो चंद्रमा से नेगेटिव है ना। और वो बात आपने बहुत अच्छी पकड़ी है कि जो इनका नेटल मरकरी है वो इनका वहां से त्रिकोण भाव में आ रहा है, ये बात ठीक है। तो आप उसमें 10% इंक्रीमेंट कर लो, इंप्रूवमेंट कर लो। हाँ मतलब इतना ठीक है सर, समझ में। तो 70% नेगेटिविटी था ये, ठीक है। तो बुध के कारण इनको अच्छा नहीं है। अब देखिए अगला गोचर है मंगल और शुक्र। सर बुध के गोचर से इनको घर से भी कुछ प्रॉब्लम आया है? बुध के गोचर के कारण घर से प्रॉब्लम, हाँ, इसके साथ में एक चीज और देखना है कि इसकी जहां पे दृष्टि पड़ेगी वहां से भी सेम रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ पे तीसरे आया, बुध यहाँ पे तीसरे आया, और इसकी दृष्टि 7th हाउस पे आई, तो सूर्य के कारण 7th हाउस पे शुभ फल मिलेंगे और बुध के कारण अशुभ फल मिलेंगे। अब सूर्य और बुध का मतलब क्या हो गया कि सूर्य हमारे गवर्नमेंट का कारक, लेकिन 7th हाउस हमारे बिजनेस पार्टनर का कारक। तो हमने इनको क्या अल्टीमेट प्रेडिक्शन देनी है? आपको अपने पार्टनर के कारण भले ही मानसिक तौर पे परेशानी हो सकती है, बट आपको निकाला नहीं जाएगा, आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा, बिकॉज सूर्य आपका लग्न में है, चंद्रमा से तीसरे। समझिए, अगला गोचर देखेंगे, अब समझ आएगा। अगला देखिए सर, मैं इसलिए पूछ रही थी, जैसे चौथे भाव के अंदर इनकी बुध की मूल त्रिकोण राशि है 6 नंबर, और बुध का गोचर चंद्रमा से थर्ड चल रहा है, तो ये चौथे भाव के भी तो रिजल्ट देगा यहाँ? नहीं, वो जन्म कुंडली में कहाँ का स्वामी है उसका इम्पैक्ट हम दशा में देखेंगे, गोचर में नहीं जी। अगर बुध की दशा चलती होती तो इनको हम पॉजिटिव रिजल्ट बोलते हैं, बिकॉज चौथे भाव का स्वामी है, लग्न का स्वामी। जब हम किसी भी ग्रह का गोचर देखेंगे तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस भाव का स्वामी है, नहीं, स्वामी, हाँ, वो नहीं। और सर हम इसमें राहु की दृष्टियां भी 5 7 9 के हिसाब से लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे। तो 5 7 9 दृष्टि पड़ेगी, तो जो हमने कहा कि राहु यहाँ पे अच्छा गोचर नहीं दे रहा है, तो यानी कि 5वीं दृष्टि का गोचर भी अच्छा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये जरूर कह सकते हैं कि राहु की चंद्रमा से 2nd हाउस में पोजीशन होने के कारण, राहु की 4.5 होने के कारण, और इसकी राहु की यहाँ पे 5म दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण मानसिक तनाव है। मानसिक शांति का भाव होता है चौथा भाव, पीस ऑफ माइंड, लग्जरी एंड कंफर्ट, ये सब चीज का डिस्टर्ब होगा, इसका घर भी डिस्टर्ब होगा, इस तरह से। और सर राहु का जो एस्पेक्ट सर 9th हाउस सैटर्न पे पड़ेगा, तो राहु का सैटर्न पे भी एस्पेक्ट खराब होता है, तो वहां से इनको 8th हाउस से कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। हाँ हाँ, 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है हमको, उनका जो जमा धन है उनको नहीं मिलेगा। हाँ सर, हाँ, जो इनको मिलने वाला ऐसा था इस टाइम रुका होगा। हाँ, और खास तौर से अगर कोई इस टाइम में ये जैसे होता है ना, पैतृक संपत्ति का वाद विवाद होता है या कोई डिवीजन हो रहे होते हैं, तो इस टाइम में नहीं करने चाहिए, है ना। लोग पूछते हैं ना कि ऐसा ही हमारे घर में चर्चा चल रही है, तो मैं इस टाइम में क्या करूं, अभी रुक जाऊं कि अभी कर लूं? नहीं करोगे, नहीं तो आपके फेवर में नहीं होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं।
बस सर कुंभ में जैसे ही आएगा सर इनको फेवर कर जाएगा ना, क्योंकि वो 7 नंबर केंद्र में आ जाएगा फिर अपने घर से वहां से। जब किसकी बात कर रहे हैं आप? सैटर्न का ही सर, कि जैसे ही सैटर्न का गोचर अभी चेंज होगा सर, तो फिर वो हाँ, केंद्र में आ जाएगा, कुंभ राशि में आएगा इनकी नेटल चार्ट से। तो हाँ, अभी अभी मैं आती एक 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 करके लेता हूँ, आता हूँ सैटर्न पे भी आऊंगा, है ना। अभी एक एक लेता हूँ, अगला लेते हैं मंगल और शुक्र का गोचर। अब ये मंगल नैसर्गिक अशुभ है और शुक्र नैसर्गिक शुभ है, तो मंगल का गोचर चंद्रमा से चौथे हो गया, तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा हो गया। नहीं, नहीं अच्छा कैसे नहीं, हो गया? अच्छा मंगल, वीनस, सॉरी सर, मंगल हाँ, का। हाँ, वीनस मंगल का का अच्छा अशुभ हो गया, शुक्र वीनस का का शुभ। अच्छा होगा, हाँ, हाँ। तो यानी वीनस का गोचर सही है तो मंगल का सही नहीं रहेगा। हाँ, तो मंगल का गोचर यहाँ पर आप देखिए, जन्म कुंडली मंगल के ऊपर से हो रहा है और लग्न से सेकंड हाउस पे हो रहा है, ठीक है। अब ये धन भाव का है और बाई चांस इस टाइम मंगल की दशा भी चल रही है, और मंगल में इस समय बुध की दशा चल रही है, ठीक है। मंगल नीच का हुआ है अभी। अब इसमें बुध बुध का लग्न है, तो मंगल इसमें अकारक हो जाता है ना, राइट। क्योंकि वो छठे और 11वें का स्वामी रहता है। तो मंगल की दशा भी शुभ नहीं है, मंगल का गोचर भी शुभ नहीं है, तो इसके मतलब है मंगल की दृष्टि भी अच्छी नहीं होगी। तो अब देखिए चौथी दृष्टि आ जाएगी, 1 2 3 4, बच्चों की तरफ से भी टेंशन होगी, 5 6 7, फिर यानी अष्टम भाव फिर प्रॉब्लम आ गई। और इस टाइम में हम कह सकते हैं कि इनको आयु से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। अष्टम भाव हमारी आयु का भी होता है और अष्टम भाव से मृत्यु भाव होता है, तो कहीं ऐसा ना हो ज्यादा डिप्रेशन में चले जाए, तो ये कोई सुसाइडल थॉट भी आ रहे होंगे इनके माइंड में, और आ रहे हैं इनके। सर क्योंकि मार्च सैटर्न पर आ रहा है। क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट 8th पे आ रहा है यहाँ से, अच्छा सैटर्न 8th हाउस की बात कर रहे हैं, है ना। तो मंगल का गोचर अशुभ हो गया, 4 7 8वीं दृष्टि कौन सी आ गई, यहाँ पर आ गई 9th हाउस पर, तो भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है इस समय, तो पूरी तरह से फंसे हुए हैं। हाँ, शुक्र ठीक है, तो यानी पत्नी की, शुक्र कारक होता है पत्नी का, लग्जरी का, कंफर्ट्स का, तो शुक्र का गोचर शुभ है, तो यानी कि पत्नी की तरफ से सहयोग मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ पत्नी का जो जो स्त्री धन होता है उसके वजह से इनका खर्चा चल रहा हो, क्योंकि धन भाव में और शुक्र गोचर फेवरेबल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए चंद्रमा, तो चंद्रमा आ गया यहाँ पे सिंह राशि के 5वें भाव में आ गया, तो शुभ हो गया, क्योंकि त्रिकोण भाव केंद्र में आ गया। है ना, और तीसरे भाव में है, तो यानी इस समय में इनका एंथुसियाज्म, काम करने की इच्छा, इनिशिएटिव 2.5 दिन के लिए अच्छा है। तो आज ये इनको मोरल पावर डाउन नहीं होगी, इनकी मोरल पावर अच्छी होगी, है ना। अब देखिए अगला गोचर यहाँ पे 6 7 8वां, तो केतु का 8वां गोचर ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह हो, चाहे नैसर्गिक शुभ हो चाहे नैसर्गिक अशुभ हो, 8वें और 12वें से गोचर शुभ नहीं होता। तो चंद्रमा से 8वें है और लग्न से छठे है, तो छठा भाव किसका, रोग ऋण और शत्रु का, शत्रु हावी होंगे। तो शत्रु भावी होंगे, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करें और कर रहे हैं, और कब तक करेंगे, जब तक केतु यहाँ रहेगा। केतु कब तक रहेगा उसको हमें देखना पड़ेगा किस डेट में, मेरे ख्याल में अप्रैल में राशि चेंज होगी इनकी, अप्रैल 2022। पर सर ये भी केंद्र की स्थिति बना रहा है, 5 बना रहा है, तो 70% ही है, 30% तभी रिलीफ रहेगा। हाँ, तो थोड़ा सा तो बचाव रहेगा, लेकिन चंद्रमा के सेकंड हाउस से राहु का गोचर वो ज्यादा खराब है, वो ज्यादा अच्छा, चंद्रमा सेकंड हाउस में। और एक बात देखिए कि केतु का गोचर लग्न से छठे है, तो रोग में शत्रु को दे रहा है, और लग्न से चंद्रमा से 8वें है, यानी एक तरफ से शत्रु का पक्ष बनाता है, एक तरफ से वो मृत्यु का पक्ष बनाता है। और 12वां भी जो है आपको जो राहु का गोचर 12वें चल रहा है, वो भी आपको कहीं डिमोरलाइज करता है, तन मन धन का व्यय करता है 12वां भाव, तो इस समय में इनका मन का भी व्यय हो रखा है, धन का भी व्यय हो रखा है। और ये कल इनका फोन आया था मेरे पास, बहुत ज्यादा परेशान थे। अब अगला लेते हैं गोचर शनि का।
चंद्रमा से शनि का गोचर 10वें भाव में, तो 10वां भाव, तो सर वही अगर जो प्रोफेशन कैरियर को लेके, हाँ तो 10वां भाव को गोचर कैसा होगा बताइए आप? चंद्रमा से काम में अड़चने आ गई सर, वही है काम का, जॉब का, प्रोफेशन का हो गया। नहीं, ये चंद्रमा से दशम है, लेकिन अष्टम का है यहाँ पे, तो इनकी आयु से रिलेटेड और काम में अड़चने तो डालेगा सर, ये काम में अड़चने डाला। और एक और बात है, लेकिन 10वां गोचर शनि का आप शुभ मानेंगे या अशुभ मानेंगे? सर अशुभ है। कैसे? तो आपने तो कहा था मार्च के दिन के जो 3, 6, 11 में शुभ है। 3, 6, 11 में शुभ होता है जी। 8 चंद्रमा से चौथे 8वें 2, 12, 1, 2 में खराब होता है। ये न्यूट्रल हो गया सर। हाँ, तो न्यूट्रल है। और अपनी राशि में है तो फेवरेबल मान लो। और अपनी जन्म कुंडली से देखो, ये जन्म कुंडली के शनि से देख लो कौन से भाव में आ रहा है, छठे भाव में आ रहा है। तो शनि से, शनि का गोचर छठा शुभ होगा, जो हम 10% या 20% की बात करते हैं। नेटल सैटर्न से ट्रांजिट सैटर्न की बात कर रहे हैं, वो छठा है। यस सर। तो वो उतना खराब नहीं है चंद्रमा अच्छा सर, अच्छा सर, वो भी हम 3, 6, 11 के भाव से ही लेते हैं बैड प्लैनेट्स के लिए, राहु केतु के, सूर्य मंगल शनि के लिए। हाँ 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 बिल्कुल। जैसे जो जो हाउसेज हमने चंद्रमा से डिसाइड करे हुए हैं शुभ और अशुभ के लिए, वही क्राइटेरिया हमें नेटल प्लैनेट से भी देखना है। तो सर हम राहु केतु, सर फिर केतु की जो मैंने बोला था फिर वो गलत है? केतु का तो उनका 5 का आ रहा है इससे रिलेशन। हाँ तो केतु से 5 का, केतु से केंद्र का बन रहा है, फिर वो गलत बोल दिया मैंने। यहाँ से देखो ना, यहाँ से 9 आ रहा है, 5वां नहीं 9 आ रहा है। हाँ सर, 5 और 9 का बन रहा है। हाँ तो 5 और 9 का है। तो सर फिर वो तो फिर सर उल्टा होना चाहिए था। हाँ तो उल्टे ही है ना, उल्टे ही है। तो राहु, इसका मतलब क्या निकला आपको? हाँ, अब एक चीज, एक गोचर और रह गया गुरु का। गुरु चंद्रमा से 11th है और लग्न से 9th है, और नेटल जुपिटर से भी 9th है। यहाँ से 9th है, यहाँ पर ये सब फेवरेबल हो गया, ये बढ़िया है। तो गुरु यहाँ पे कुंभ राशि में रहेगा तो इनको इनके बिजनेस पार्टनर नहीं निकाल पाएंगे, और यही मैंने इनको बोला है। मैंने आप टेंशन मत लो, आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता। और आपको मैंने कहा आपको जो है ये मेंटल टेंशन टेम्परेरी है। सर ये मून से तो आपका 11वां हो गया। हाँ तो 11वां भाव मैंने बोला चंद्रमा से कोई भी जाएंगे। और वैसे भी 5, 7, 9, 11 गुरु का गोचर शुभ है। और सर लगन से 9th हो गया, लगन से भी 9th है और नेटल मून से भी 9th है। नेटल मून से भी, नेटल जुपिटर से। हाँ तो ये गुरु का गोचर इनके लिए शुभ है। और ये कब हुआ? अप्रैल से हुआ। और ये बात, इस बात को मानते हैं कि अप्रैल से मेरा थोड़ा सा रिलीफ है। 6 अप्रैल को आया था ना गुरु यहाँ पर, और ये कब तक रहेगा? सितंबर तक रहेगा। तो सितंबर तक इनको कोई नहीं गिरा सकता। हाँ, जब ये गुरु का गोचर नवंबर तक के लिए ये जाएगा वापस मकर राशि में, नंबर में आएगा। हाँ तो 10 नंबर में आएगा, तो भी उतना बुरा तो नहीं है, केंद्र में तो है ना। चंद्रमा से 10th हाउस में होगा ना, और गुरु और शनि एक साथ हो जाएंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर गुरु और शनि एक साथ में सही रहता है? नहीं, हम अगर योग की बात करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर गुरु और शनि के गोचर की बात कर रहे हैं और वो अगर फेवरेबल, दोनों फेवरेबल आ रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि दोनों फेवरेबल हो रहे हैं, इसलिए अगर दोनों नेगेटिव है तो हमारे लिए खराब, 200 खराब, समझ रहे हैं? दोनों फर्क। या हमारी कुंडली में गुरु शनि एक साथ हो तो गुरु में कमी हो जाती है, तो गुरु में कमी हो जाती है। हाँ, क्योंकि शनि का अपना प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि शनि अपनी राशि का है और गुरु वहां पे नीच हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो आज की डेट में जिनका जन्म हो रहा हो, गुरु शनि एक साथ मिल रहे हो ना, अभी जो अप्रैल से पहले थे गुरु शनि एक साथ थे, यस सर, तो उसमें गुरु उनका मिल गया। हाँ, उनके नेटल चार्ट में गुरु और शनि का योग बनकर ही आया है, मतलब हाँ, उनके लिए ठीक नहीं,
ठीक है, तो गुरु का गोचर शुभ है और ये वापस भी जाएगा तो भी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो चंद्रमा से 10th हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ज्यादा इनको टेंशन है, वो जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ मानसिक तौर पर है और वो राहु के कारण। सर एक चीज, ये जो आपने ये जो नेटल से जो हम भाव गिन रहे हैं कि शुभ है या अशुभ है, सर वो हम बिल्कुल सेम अप्लाई करेंगे शुभ प्लैनेट्स के लिए 1, 5, 7, 9 वाले जो इक्वेशन यदि बनेगी और राशि काउंट होगा तो वो अच्छा रहेगा। और सर राहु, केतु, मंगल, शनि और सूर्य, इनके लिए सर 3, 6, 11 3, 6, 11 हाँ। और सन के लिए 10 भी मान सकते हैं। सन के 10 भी मान, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। 11वां सभी के लिए, 11वां सभी के लिए, 8वां 12वां सबके लिए खराब, 8वां 12वां सबके लिए खराब। आगे बात समझे ना। अब आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। तो जिस तरह से हमने इसमें लगाया है ऐसी सभी कुंडली में लगा सकते हैं। अब उन्हें एक चीज बताना बाकी रह गया कि अब इनको प्रेडिक्शन देनी है। तो जो इनको मानसिक परेशानी है वो क्या जायज है? हाँ, राहु का गोचर की वजह से जायज है। तो क्या इनको नुकसान हो जाएगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा। गुरु का गोचर फेवरेबल है, गुरु का गोचर फेवरेबल है और अगले 1 साल भी, मतलब कि नवंबर 2022 तक भी गुरु यहीं पे रहने वाला है। सर एक बात बताइए सर, जैसे मिथुन लगन के लिए गुरु इतना अच्छा तो होता नहीं है। नहीं, यहाँ पर हम लग्न कुंडली में ग्रह कैसे बैठ रहे हैं, मतलब कैसे पढ़ रहे हैं, उनको ध्यान नहीं देना है। अच्छा ठीक है। वो ग्रहों की शुभता अशुभता का विचार हम दशा के टाइम में करेंगे। ठीक है सर, गोचर में नहीं। तो सर एक बात बताइए, यदि गोचर पे इतना कुछ डिपेंड रहता है तो फिर दशा का तो सिग्निफिकेशन कम नहीं हो जाता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हमें इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए। जैसे कि दशा कितनी भी फेवरेबल हो, अब यदि ये पीरियड गोचर फेवरेबल नहीं है शनि का बंदे के लिए, तो फिर आपके लिए तो मतलब गोचर का इम्पैक्ट ज्यादा है हमारी लाइफ पे इन कंपैरिजन टू दशा? बिल्कुल ऐसे ही है।